Hi viewers, this is me Rabaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, आज हमें ज्वाइन किया है यासिर शमून जो कि पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं। उनसे आज हम जो है पेशावर इंसिडेंट के हवाले से डिस्कस करने वाले हैं। सर बहुत शुक्रिया हमारे व्यूवर्स के लिए आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच रिवाहा, आप खुश रहें। थैंक यू सो मच सर। सर मेरा सवाल ये है आपसे कि आपको पता है कि पेशावर इंसिडेंट हुआ है और मस्जिद में जो है अटैक हुआ है और काफ़ी लोगों की जान गई है, ठीक है। और कहा यह जा रहा है कि टीटीपी ने ये सब करवाया है और ये जिम्मा उन्होंने अपने सर ले लिया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? और दूसरे नंबर पे यूएई के प्रेसिडेंट का विजिट था इस्लामाबाद में, जो कि इस इंसिडेंट के बाद कहा यह जा रहा है कि वो भी कैंसिल हो गया। इस पूरे सिनेरियो में आप किसको जिम्मेदार मानते हैं और इसका आने वाले टाइम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या सर्कमस्टांसेस देख रहे हैं? रिवाहा देखें, एक तो हालिया होने वाली दहशतगर्दी का बेइंतहा अफसोस है और दुख है। हमारे वहाँ पे अम्मा मस्जिद को मिलाकर तकरीबन 40 से 41 के करीब शुहदा की तादाद हो गई है और लातादाद लोग जो हैं वो इस वक्त जख्मी हैं और सीरियस हालत में हैं। जब एक प्रेसिडेंट ने किसी मुल्क के एक खास मकसद के लिए पाकिस्तान में आना हो और उस जगह के ऊपर दहशतगर्दी हो जहां पर सीटीडी, तमाम इंटेलिजेंस इदारे, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स, एलीट फोर्स का वहां पे हेडक्वार्टर, तो ये सारे शाखसाने अगर मिलते हैं तो जाहिर है एक दुश्मन मुल्क के साथ मिलते हैं। बैरूनी ताकत इसमें हमें मकामल तौर के ऊपर इन्वॉल्व नजर आती है, लेकिन इसके पस मंजर में अगर हम जाएं तो देखना ये होता है कि हुकूमत किसकी है और हुकूमत का जो मेन स्टेक होल्डर है वो कौन है। वो है वजीर आजम पाकिस्तान, उनका नाम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ है। आप माजी में पीछे चले जाएं तो इंडिया के साथ सबसे ज्यादा गहरे मरासम किसके रहे हैं, किस हुकूमत के रहे हैं? नवाज शरीफ हुकूमत के रहे हैं। या फिर एक दौर था जनरल परवेज मुशर्रफ भी आया जाया करते थे और उनके भी मरासम अच्छे थे। और एक वक्त में तो ये भी कहा जाता था कि दोनों मुल्कों के आर्मी चीफ एक दूसरे के साथ तयशुदा मुआहदे के मुताबिक एलओएस के ऊपर सीज फायर की खिलाफ वर्जियां भी करते हैं। लेकिन वो लोगों की परसेप्शन थी, उसमें किस हद तक हकीकत थी किस हद तक हकीकत नहीं थी इसको तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि ये जितनी भी टीएलपी और इस तरह की तंजीमें होती हैं ये बेसिकली किराए के गुंडे होते हैं। अ, लोग, आपने एक लफ्ज सुना होगा अलकायदा। अलकायदा को मैंने हमेशा बड़ी मजालिस में, फहमो फरासत रखने वाले लोगों में और कालम निगारों में बैठ के जब भी बहस और मुबाहिसा हुआ या अपनी तकारीर में, तो मैंने उसे अलकायदा नहीं कहा, मैंने उसे अलफायदा कहा है। और वो अमेरिका के लिए हमेशा अलफायदा बनती है। ठीक है जी। तो ये एक बड़ी सुपर पावर है, कठपुतलियों की तरह छोटे मुल्कों को नचाती है। और जब छोटे मुल्कों के ऊपर नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, इल्ताफ हुसैन और फिर इस तरह की तमाम तर खूबियां रखने वाले लोग जो हर तरह की करप्शन में इन्वॉल्व हों, तो जाहिर है उन मुल्कों में इसी तरह की दहशत गर्दियां जन्म लेती हैं। उसे बढ़ते फूलते कोई नहीं देख सकता। आपको याद होगा कि ये जब इस दफे सैलाब आया, बारिशें हुई, तो ये सारी मसनूई बारिशें थी। ये मौसमी तब्दीली और वर्ल्ड को चेंज करने के लिए एक जाहिर है थिंक टैंक्स का एक बहुत बड़ा कारनामा था। उन लोगों का कारनामा था अ, जो हद्दो हाल दुनिया का तय करते हैं, जो अपने आप को जमीन का खुदा समझते हैं। जूस का कारनामा था। तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान को हुआ। पाकिस्तान के हजारों लाखों देहात सफाई हस्ती से मिट गए। तो जाहिर है हमारे पास तो जो शख्स आएगा हमारी इमदाद करने के लिए आएगा। और अगर हमारी इमदाद बड़े डॉलर्स में या मिलियंस ऑफ पाउंड में होती है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान किसको होता है? हम अगर ताकतवर होते हैं या स्टेबिलिटी की जानिब जाते हैं या रीहैब करते हैं अपने आप को, तो वो कौन सा मुल्क होगा? वो जाहिर है इंडिया है। और इंडिया को चैन नहीं पड़ता। फिर 370 के ऊपर स्टे ऑर्डर मिलने के बाद, उसके इजरा को खत्म करने के बाद एक अलग दर्द है, एक अलग तकलीफ है। और
फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चाहे कश्मीर या फिर इस तरह के एजेंडों को उछाला ना जाए, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर जो कश्मीर और उसके मुल्हका इलाकों में भारतीय दहशतगर्द हुकूमतों ने जो पाबंदी लगा रखी है, उससे मुकम्मल कुल आलम आशना है। तो पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए ये किसी भी मजमूम इरादों में किसी भी हद तक जा सकते हैं। कलभूषण उसकी बहुत बड़ी मिसाल है। मुझे लोग अक्सर ये कहते हैं कि मियां शहबाज शरीफ ने एक लफ्ज कहे थे कि बेगर कैन नॉट बी चूजर। तो उसके ऊपर बड़ा लोगों ने अपना चूरन बेचा, अपनी फकी बड़ी बेची और बड़े अपने वीलॉग्स किए। तो मैं सोचता था कि यार वो जिंदगी में पहली दफे तो सच बोल गए। वो लाइफ में फर्स्ट टाइम तो उसने हकीकत बात की है। हमारी बदकिस्मती रुबाहा ये है कि हमारे मुल्क के इस वक्त माशी हालात ये हैं कि अगर भारत हमारी एक वक्त में मदद ना करता मेडिसिन के रॉ मटेरियल के ऊपर, तो ये मैं आज आपको बता दूं कि आप ब्लड प्रेशर की दवाई से महरूम हो जाते, आप डेंगू के बुखार से सारे लोग लुकमा अचल बन जाते। हम एहसान फरामोश लोग हैं और हमने कभी तस्लीम नहीं किया, ये बात एक हकीकत है। लेकिन सजी दिखा के कभी मारना, ये भी इंडियन आर्मी और उसकी स्टेब्लिशमेंट का एक फन है, रॉ का काम है। इसके पीछे तमाम तर शवाहद रॉ के नजर आ रहे हैं। और ऐसी जगह को हिट करने का मकसद किसी किराए के गुंडे के तहत किसका हो सकता है? आप मुझे ये बताइए, किसका हो सकता है? यासिर साहब मेरी बात सुने आप। टीटीपी ने खुद इस बात को जो है तस्लीम किया है कि ये तो उन्होंने टीटीपी करवाया। किसकी जमात है, किसकी कायम की हुई एक तंजीम है? मुझे आप ये बताएं, आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान ने कायम की हुई है? पाकिस्तान ने ये लेकिन गुंडे पाल पाकिस्तान रखे ने हैं? नहीं सर काम या ये ये। रशिया के पेट में मरोड़ उठ गया था कि जिनाए जाएं जनाब, जाके उनके 4 पुलिस अफसर मार दें, जाके उस मस्जिद के ऊपर हमला कर दें जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस नमाज अदा करती हैं, अपनी मजहबी रसूमात को अदा करती हैं। कौन है ये सारा कुछ करता? आप माजी बैत में जाके देखें कौन यासिर करता है। साहब ये टीटीपी जो है हमारी बनाई हुई जमात है और हेनरी क्लिंटन ने इसी जो सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए हमें कहा था कि अपने अगर आप बगीचे में सांप को पालेंगे तो एक दिन वो आपको ही डसेगा। और ये जो मिसाल उन्होंने हम पर ही फिट की थी। तो और इमरान खान साहब फुल जॉर्ज डब्ल्यू सपोर्ट बुश, करते थे। हाँ जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ही जब तमाम इन जमातों को जन्म देने के लिए पाकिस्तान को इमदाद दी थी, और उस वक्त के जो सदूर और जो आला नशिस्तों के ऊपर बैठे हुए अफराद थे, उन्होंने वतन अजीज पाकिस्तान का खून बेचा था। ये उसी दौर की बात है रिबाहा, मुझे अच्छी तरह याद है। शहजादा चार्ल्स ने पाकिस्तान आना था और जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर था, और बाजोड़ एजेंसी में उस वक्त एक धमाका होता है और वो तमाम तर तकरीबन 7 से 14 साल के बच्चों की लाशें वहां पे बरामद होती हैं। वो दरअसल एक धमाका नहीं था, वो शहजादा चार्ल्स का सदका उतारा गया था। तो सर ये मेरी माजी बात की सर ये माजी की ये माजी की गलतियां हैं, इसको हम भुगत रहे हैं, इसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। अगर इस तरह अगर की बहुत अगर सारी गलतियां। उन्होंने फंडिंग की थी सर, अमेरिका ने अगर फंडिंग की थी तो आज सैंक्शंस भी तो वही लगा रहे हैं। और आपने बड़ी ताकतों का जिक्र किया और जिसमें नरेंद्र मोदी, और कहा कि भारत जो है वो टेररिज्म फैला रहा है। अगर भारत टेररिज्म फैला रहा है तो सर काइंडली ये बताइएगा तो वो फिर सैंक्शंस क्यों लगाते हैं? वो क्यों इसमें ये चाहते हैं कि जो इस तरह के लोग हैं उन पर सैंक्शंस उन्हें हमें दे दिया जाए? एग्जाम्पल है हमारे पास, उसामा बिन लादेन की एग्जाम्पल है हमारे पास एक बहुत बड़ी, जिसमें वो ये कहते थे कि हमें जो है टेररिज्म के हवाले से उनको कह दिया गया था कि हमें पकड़ा दिया जाए, लेकिन हमारे पाकिस्तान ने उनको नहीं इन्वॉल्व किया। लेकिन अब हम जब मतलब टीटीपी अगर कोई इस तरह के काम करती है तो हम वो भी इल्जाम उन पर लगा देते हैं। देखिए, मैं आपको फिर वजाहत कर दूं कि आप जिस टीटीपी की बात कर रहे हैं ना, वो एक माजी का किस्सा है। वो माजी का किस्सा है, वो और मकसद के लिए तैयार की गई थी। वो अफगानिस्तान की बका के लिए तैयार की गई थी। जब अफगानिस्तान के ऊपर इत्तेहादी फौजों ने हमला कर दिया, तो सर तो फिर इसी, अफगानिस्तान की बका हो गई। देखिए वो कभी भी नहीं थी हो सकती। आप जानते हैं कि वो खिता लड़ने के लिए पैदा हुआ है। उनकी माओ के अंदर, उनके बाप के नुतफों के अंदर जो खून है, तो वो आपको बड़ी अच्छे तरीके से याद है। उनका
खून ही ऐसा है कि उन्होंने सिर्फ लड़ना है। एक तैमूरी हुआ करते थे, आपको याद नहीं है, मंगोल हुआ करते थे, बकायदा तौर पे बाजू काट देते थे तलवारों से, जी। सारी जिंदगी लड़ते रहे, सारी जिंदगी लड़ते रहे। तो ये मंगोल और तैमूरी कौन है? ये वही है, अफगान है, ये वही है। इनके मुकद्दर में लड़ना है, इनकी बदकिस्मती है, इनको अल्लाह ताला की बद्दुआ कह लीजिए या इनके नसीब कह लीजिए, इनको अपनी धरती नसीब कभी भी नहीं हुई। यहाँ पे मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोगों ने कब्जे किए, मुख्तलिफ तरीके से रहे। कुछ इनकी जंग लड़ने के लिए रहे जन्नत ज़िया के दौर में, और कुछ रशिया इनके साथ लड़ता रहा, और फिर बहुत बड़ी जंग रशिया की रही। फिर उसके बाद आप देखें रशिया के भी टोटे हो गए, लेकिन ये अपनी हुकूमत कायम नहीं कर सके, आज तक नहीं कायम कर सके। मांगे तांगे के लोग इकट्ठे करके एक मखलूत हुकूमत बन जाती है। अमेरिका और इत्तेहादी फोर्सेस की मरहूम मिन्नत वहां पे जिंदगी गुजारते हैं। वहां पे सबसे बड़ा जब इनखला हुआ फौजों का, तो सबसे बड़ा किसका कंपाउंड पकड़ा गया? कौन वो लोग थे जो वहां पे वर्कआउट कर रहे थे? कौन सा नेटवर्क था जहां पे डीजीआई उस वक्त के उन्होंने उस नेटवर्क की तबाही लाई? वो राह थी, वो आप और मैं तो नहीं थे, वो राह थी। और ये इंडियन जनरल्स मानते हैं इस बात को, इससे इनकार नहीं करते, ये लिखी पड़ी बातें हैं। कलभूषण क्या, आप मुझे बताएं कि आपके चचा का बेटा था या मेरा साला लगता था? इन्हीं लोगों का था ना, इन्हीं लोगों का बकायदा तौर पे सर्विंग कमांडर था। इन लोगों ने, इंडिया ने खास करके हमेशा कोशिश की है कि एक ऐसी स्ट्रेटेजिक वार की जाए जिससे इनके सूबों को तोड़ा जाए, इनकी कौमों को आपस में लड़ाया जाए, इनमें तसादम पैदा किए जाएं। जब ये बदहाली में हो तब इनको कुछ सपोर्ट करने के लिए कोई वजीर आजम आए, या हमारा वजीर आजम पूरी दुनिया में बदकिस्मत इसी के मुझे कहना पड़ रहा है कि मांगने के लिए कटोरा लेके निकला हो, ये हमारा ठट्टा भी लगाएं, मजाक भी उड़ाएं, और हम पर बाकायदा दहशतगर्द हमले भी करवाएं। सर आपने जैसे कहा कि सारा कुछ इंडिया ने करवाया है, इंडियन आर्मी ने करवाया है, तो मुझे ये बताएं कि इंडिया की ओआईसी के डिफरेंट मेंबर्स से अच्छी रिलेशनशिप क्यों है, जबकि रिवाह, मैं पाकिस्तान के आपकी कथा सामने कलामी से। की माजरत चाहता हूं कि मैं आपको फिर पहले बता दूं कि इंडियन आर्मी डायरेक्ट खुद कुछ भी नहीं कर पाती। दोनों मुल्क एक दूसरे के मुल्क के अंदर खुद नहीं घुस सकते बावर्ती अफसर। ये जासूस होते हैं जिनके थ्रू करवाए जाते हैं, एजेंट्स होते हैं जिनके थ्रू करवाया जाता है, और वो एजेंट टेम्परेरी एजेंट भी होते हैं, मजदूर लोग भी होते हैं, देहाती भी होते हैं, पटवारी टाइप लोग भी होते हैं, मुख्तलिफ शोबाजात से तलक रखने वाले लोग होते हैं। आए दिन आप यूट्यूब चैनल्स के ऊपर इंडिया खुद ही बता रहा होता है कि मैं इतना अरसा दाता दरबार रहा, इतना अरसा ये किया, इतना अरसा वो किया। क्यों नहीं पाबंदी लगा देते? यूट्यूब के ऊपर तो बहुत बड़ा कंट्रोल इंडिया का है, क्यों नहीं उन चैनल्स के ऊपर पाबंदी लगा देते? वो अपने जुर्म खुद तस्लीम करते हैं कि हम खुद जाके वहां पे। यासिर साहब, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान रहा है, इंडिया नहीं। आप इस बात ओहो, को शायद। एफएटी, तो आप मुझे एक बात बताएं कि जब आप एफएटीएफ की लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में रहे, तो आपका क्या ख्याल है कि आप पाकिस्तानी सारे दहशतगर्द थे इसलिए रखा गया? नहीं, आपको पूरी दुनिया में अपीयर ही इस तरीके से किया गया, आपके मुल्क में दहशतगर्दी करवा के, मनी लॉन्ड्रिंग करवा के, आपके मुल्क में अनसर्टेनिटी पैदा करके। ये सब कुछ कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? क्या आप कर सकती हैं अपने मुल्क के लिए? मैं कर सकता हूं। क्या हमारी मुसल्लह अफवाज कर सकती है? हमारी स्टेब्लिशमेंट कर सकती है? हमारी बदकार से बदकार हुकूमतें ये काम कर सकती हैं? कभी भी कर सकती हैं? मुझे आप ये बताएं, कौन सर कर सकता है? करप्शन तो हो वो रही है। शख्स कर सक तो ये वो ये शख्स कर टेररिज्म से भी ज्यादा खतरनाक है जो करप्शन की जा रही है। जो आपको पता है कि पेट्रोल की कीमतें जितनी बढ़ चुकी हैं, और जिस तरह उनकी ऑडियो लीक्स हो रही हैं, जिस तरह की मामला चल रहे हैं, इवन कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं और हमारा जो रुपी है वो कहाँ पर जा रहा है। ये टेररिज्म से ज्यादा खतरनाक काम जो है हमारी कौम के लिए किया जा रहा है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं आपको एक बात बताऊं, शाह हुसैन है, सूफी बुजुर्ग हैं, अगर कुछ सिख लोग हमें सुन रहे हैं, खालसा से तलक रखने वाले, तो वो तो समझ जाएंगे कि जिन्ना पाक ने कहा हुइयां, कहीं ना जांदे ठगे, काले पट न चढ़े सफेदी, काग न थींदे पगे, शाह हुसैन शहादत पाइन, मरन जो मित्र के। हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हमें कायद आजम मोहम्मद अली जनाब आनी है पाकिस्तान के बाद,
कोई भी सच्चा लीडर नहीं मिला। हर शख्स इक्तदार के पीछे भागा है। बल्कि इस पूरे खित्ते की ये बहुत बड़ी बदकिस्मती। आप श्रीलंका देख लें, आप बांग्लादेश देख लें, आप इंडिया देख लें, नरेंद्र मोदी जान छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। आप देखें किस तरीके से आ जाते हैं। वो कहते हैं कि वो उनके तो अब खुद कालम निगार कहते हैं कि मगरो लथ जाओ, नहीं वो बात आते, वो किसी ना किसी तरीके वहाँ से की आ जाते हैं। आवाम वह उनको वोट जिन देती है मुल्कों तो में जिन जिन मुल्कों में, मेरी गुजारिश सुन लें, दो सेटअप होते हैं। जिन मुल्कों में तालीम होती है लेकिन अवाम के पास पावर नहीं होती, वहां की स्टैब्लिशमेंट फैसले करती है। इंडिया उन मुल्कों में, जिन मुल्कों में तालीम नहीं होती और पावर भी नहीं होती, वहां पर भी स्टैब्लिशमेंट ही कार फरमा होती है। और ये मुझे बड़े दुख के साथ, बड़ी शर्मिंदगी के साथ इस बात को एडमिट करना पड़ता है कि हमारी जब हुकूमतें बनती हैं, रद्दो बदल होते हैं, हुकूमतें लाई जाती हैं, हुकूमतें गिराई जाती हैं, रजीम चेंज ऑपरेशन किए जाते हैं, मुख्तलिफ चीजें होती हैं, तो ये सब कुछ इसके पीछे कहीं ना कहीं हम एस्टेब्लिशमेंट। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। यूएन की जानिब से जो सैंक्शंस लगती हैं, यूके की जानिब से जो सैंक्शंस लगती हैं, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे लगती है, जबकि पाकिस्तान के किसी फर्द पे नहीं लगती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। नहीं, देखें, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। अ, ये भी इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स की एक चाल होती है तो कि सर आप ये और मैं नहीं चाल समझ इंडिया सकते। के साथ क्यों नहीं कोई खेलता? किसके साथ क्यों नहीं खेलता? इंडिया के साथ क्यों नहीं ये कोई चालें खेलता? पाकिस्तान ही क्यों? इस्लामिक कंट्री सिर्फ दे, पाकिस्तान तो नहीं है। आप यूएई की बात कर लें, सऊदी अरेबिया की बात कर लें, वो भी तो इस्लामिक कंट्री है ना। देखिए, मैं आपको फिर बता दूं कि आपकी बदकिस्मती है, आप कमजोर वसाइल से तलक रखने वाले लोग हैं, लेकिन एक खुशकिस्मती ये है कि आप अभी तक जिंदा हैं, क्योंकि आप न्यूक्लियर पावर है। आप न्यूक्लियर पावर ना होते तो आप जिंदा ही ना होते। वगरना जो हमारे मुल्क के हालात हैं, घी 600 रुपए का किलो है, मुर्गी 600 रुपए से नीचे नहीं मिलती, जिसमें वाहिद एक जरिया प्रोटीन गरीब के हासिल करने का है। यहाँ पे इंसान कुत्तों की तरह दिन भर मेहनत करते हैं और रात को अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते। आटे के थैले के ऊपर खुदकुशियां हो रही हैं। इससे भी बुरा हाल इंडिया में है। बस फर्क क्या है कि उनके पास तालीम है, वो अपना भेद भेद रखते हैं। हम उछाल के अपने आप को नंगा कर देते हैं, हम अपने सर आप को जलील और रुस्वा कर देते हैं। अब वो झूठ बोलते हैं, हम सच बोल के बदनाम हो जाते हैं। सर बस सर इमरान इतना खान सा फर्क साहब है। का रिसेंटली मैं आपको एक स्टेटमेंट बता रही हूँ इंडिया के हवाले से, कि उन्होंने कहा है कि 6% महंगाई सिर्फ इंडिया में हुई है, जबकि पाकिस्तान में 40% हुई है। ये स्टेटमेंट क्या इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं या फिर फैक्ट्स झूठ बोल रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि सिर्फ प्रोपेगेंडा ही नहीं ये फैलाया? नहीं नहीं ये हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कोई इंडिया का दुश्मन थोड़ा हूँ। मैं इंडिया के नजरिए के खिलाफ हूँ, मैं उनकी जी सोच के खिलाफ हूँ। इंडिया एक ताकतवर मुल्क है। इंडिया की डेमोक्रेसी को आप तनकीद का निशाना नहीं बना सकते। आप इस बात को माने, जमहूरी अमल उनका बहुत ही शानदार है, तालीम उनके पास आम है। जो मेडिकल का जो उनके पास शोबा है, वो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में उसका कोई सानी नहीं है। ये सारी बातें हकीकत है। लेकिन चापलूसी, मकारी, अय्यारी, गद्दारी, पीठ के ऊपर वार करना, मुल्कों को धोखा देना, तबाही के रास्ते पे ले जाना। पाकिस्तान वही मुल्क है जब कवर से इंडिया में कीड़ों मकोड़ों की तरह तमाम लोग मर रहे थे और वहां पे ब्राह्मण और शूद्रों में फर्क खत्म हो गया था, तब यही मुल्क था जिसने ऑक्सीजन भेजी थी। यही सर मुल्क था पाकिस्तान भी पाकिस्तान। जहाँ पर पाकिस्तान मेडिसिन तो खुद नहीं बना रहा, जो इंडिया जो है इनडायरेक्टली तौर पे जैसे भी करके मेडिसिन इंडिया से पाकिस्तान में आती हैं। रिबाहा, आप इस बात को क्यों भूल जाती हैं? हम नकम्मे अनपढ़ लोग हैं। सुबह उठ के नाश्ता कर लिया, और वो भी खदे पाए और बड़ी बड़ी बोटियां और पूरी पूरी भैंस खा जाते हैं। आप मुझे ये बताएं कि हमारे पास कोई तालीम का निजाम ही नहीं है, हमारे पास फैसिलिटी कोई नहीं है, और अगर है तो वो सरदारों के बच्चों के लिए, वडेरों के लिए, वो एक खास तबके के लिए, वो शराफिया के लिए, एक मजलूम आदमी के लिए है ही कुछ नहीं। आप कभी झुग्गियों में रहने वाले को विजिट करें,
आपके यहाँ कितने बच्चे होते हैं? आप अपने कजन्स, अपने अजीजों कारम में देखें, 2 बच्चे, मैक्सिमम 3 बच्चे। वहां तो ऐसे जैसे लॉटरी निकल आती है बच्चों की, कम से कम 15-15 बच्चे, और छोटी छोटी लड़कियों के बच्चे। हम बड़े बदकिस्मत का हैं, हमारे पास ना तालीम है, और रही सही जो तरबियत थी उसका भी सवा सत्यानाश हो चुका है अनसर्टेनिटी की वजह से। और इन चीजों के पीछे अगर आप दूर जाके देखें, चाहे नुक्ता अंजमात से नीचे क्यों ना नजर आए, एक नुक्ता ही क्यों ना नजर आए छोटा सा, आपको उसमें आ, इंडिया, भारत ही इन्वॉल्व नजर आता है, इसके अलावा कोई नहीं। ये दोनों ही एक दूसरे की जान के दुश्मन है, दोनों ने एक दूसरे को तस्लीम नहीं किया। और एक वक्त आएगा कि जैसे पाकिस्तान इस वक्त माशी बदहाली का शिकार है, मेरा यकीन है कि इंडिया में भूख अफलास से लोग अब भी तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन एक वक्त आएगा कि शहरों में भी यही आलम होगा। उसकी वजह सर यह पांचवी है कि बड़ी जब उसकी उसकी पांचवी वजह बड़ी यह है कि जब पार्टी कमजोर हमसाए के लिए आप कुआं खोदते हैं, उसके लिए आप छोटी छोटी माइंड्स बिछाते हैं, तो याद रखिएगा मकाफाते अमल भी कुछ चीज होती है। सर मैं आपको इस मामलात में जितना मैं आपको कर सकती थी काउंटर, वो मैंने आपको कर दिया। आप शायद समझना चाहते कि इंडिया पांचवी मैं बड़ी सम सुपर कंट्री बन चुका है और उसने यूके जैसी कंट्री को बीट कर दिया है। तो आप फिर उसके बाद इस तरह की स्टेटमेंट पास कर रहे हैं, तो इससे नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की वो पेट्रोल खत्म होने का आप पे बहुत गहरा असर हुआ है। नहीं, ये बात हकीकत है कि हम बहुत बड़े अ, माशी बहरान से दो चार हैं, और सदमे में हैं, और तकलीफ में हैं, और असर मेरे ही नहीं बल्कि आपके भी जहन के ऊपर, उसूली तौर के ऊपर, अगर आप महब वतन पाकिस्तानी हैं तो होना चाहिए। देखें, थोड़ा सा दूर चले जाते हैं, 1400 साल पीछे चले जाते हैं। जो यहूदो निसार थे, उन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे रूहानी पेशवा भी हैं, हमारा सब कुछ है, आखिरी जुबान है, इनके बाद कोई नबी नहीं आएंगे, और हमारे अल्लाह को उस वक्त भी उन्होंने तस्लीम नहीं था किया। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, अपने आप को सेकुलर कहने वाले, बुतों की पूजा करने वाले, देवी देवताओं को घर में सजा के रखने वाले, गुस्से में आके उन्हीं को तोड़ देने वाले, उन्हीं को गंगा में स्नान करवाने वाले, उन्हीं को बाकायदा तौर के ऊपर सजदे करने वाले। आप खुद सोचें, आप खुद सोचें कि उनको पूरी दुनिया किस तरह सपोर्ट ना करेगी, किस तरह सपोर्ट ना करेगी। हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री देख लें, हमारे यहाँ ड्रामा कल्चर देख लें, कोई उरियानी नहीं है, कोई फाहिशी नहीं है। क्या आपको लगता है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अबाए, हजाब, और फिर बहुत दूर दूर के मरासम, और फिर एक्सप्रेशंस के साथ रोमांटिसिज्म को दुनिया पसंद करती है? नहीं, दुनिया पसंद उन कल्चर्स को करती है जिसमें वो खुद रहना चाहती है। और आप पूरे आलम को देखें, जो सुपर पावर्स हैं, जिनके पास ताकतें हैं, उनके यहाँ ये सारी चीजें हैं, और इंडिया में भी मौजूद हैं। इंडिया उस लिए भी उनका फेवरेट है, और इंडिया ने मेहनत भी की है, इंडिया ने जद्दोजहद भी की है। इंडिया ने इस बात को भी तस्लीम करना पड़ेगा कि खुद जहाज बनाए हैं, इंडिया ने खुद बहुत ज्यादा मार के बहुत बहुत बड़े मारे हुए हैं, इसमें कोई दूसरी बात जुटलाई नहीं जा सकती। उनकी फिल्म इंडस्ट्री बहुत मजबूत है, उनकी स्पोकन बहुत अच्छी है, उनकी एजुकेशन लेवल, और जो उसका वे ऑफ एजुकेशन है, वो उसकी दाद देनी पड़ेगी। तो जाहिर है कि ये सारी चीजों को जब नंबराइज किया जाता है, तो फिर पाकिस्तान तो फिर मुश्किल ही नजर आता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।